गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपन ने अब तक जो है 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। मैं एमपीपीएससी मेंस की इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ हिस्ट्री में, और अपन जो है टॉपिक वाइज आज तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। मैंने इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड और फिर जो है लेटर वैदिक पीरियड 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसकी वीडियोज़ आप पिछले मेरे उसमें जाकर देख लें जीएलसी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और आज जो है अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे महाजनपद पीरियड वाला, ठीक है ना। तो ये अपने पढ़ाने का तरीका रहेगा, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, और मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस कर लिया है, वैदिक हो गया, पोस्ट हो गया, महाजनपद। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ लोग जो है ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पहले पढ़ाते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पहले पढ़ाते हैं इस महाजनपद के, परंतु महाजनपद काल थोड़ा सा पहले चालू हो गया था, ठीक है। उनकी सिग्निफिकेंस जो थी वो ये तीनों समय जो है ना, ये तीनों समय एक साथ चलते हैं। महाजनपदों का जो पहले महाजनपद बनना चालू हो गई थी और धीरे धीरे एक जनपद जो है, महाजनपद जो है जिसका नाम मगध था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और उसी के साथ साथ जो है आगे के धर्म वगैरह जितने भी थे उन्हीं के राजाओं के अनुसार जो है वो आगे बढ़ते रहे। तो ये तीनों टॉपिक जो है हिस्टोरिकली समान समय में चलते हैं, मोटा मोटा समान समय में चलते हैं। तो मैं आपको महाजनपद पढ़ाऊँगा, शुरुआत इसी से पहले हुई थी, पीरियडिकली चल रहे अपन समय के अनुसार। तो ये जो है लगभग 600 BC में इसको चालू माना जाता है, 600 BC में ये चालू हो गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़े से और बाद में आए थे, ठीक है, थोड़े समय बाद में आए थे। तो अपन पीरियडिकली चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 330 BC से लेके ये लगभग 1700 BC तक था, ये 1500 BC से लेके 1000 BC तक था ये समय, और ये 1000 BC से 600 BC तक का समय था ये, ठीक है। और 600 BC से ये आगे चलेगा अपना, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है ये सारी चीज़ चलेगी, और फिर जो है थोड़ा सा अपन डिटेल में देखें। पढ़ाने का तरीका वही, एक एक टॉपिक को अपन ने इस प्रकार से कवर किया था। इंडस वैली में भी मैंने सारे टॉपिक पढ़वाए थे, वैदिक पीरियड में भी मैंने सारे टॉपिक पढ़वाए थे, महाजनपद पीरियड में भी मैं अभी ये सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके फुल कंप्लीट नोट्स तैयार हो रहे हैं, और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके मेंस के नोट्स में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं कुछ एडिशनल चीज़ देता रहूँ आपको, तो आप उसमें अपने एड ऑन कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उठाएं, ठीक है। ये पूरी फ्री सीरीज़ है, जितना आप उठाएंगे मतलब आपके लिए फ़ायदा ही है, पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, कोशिश करें इसको अच्छे से लेने की। तो महाजनपद पीरियड अपन चालू करेंगे। महाजनपद का जो समय माना जाता है वो 600 BC से माना जाता है ना, 600 BC से प्रारंभ मानी जाती है, जब जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वाला समय खत्म होता है, और उसके बाद जो है एक सभ्यता नई जो है धीरे धीरे जो है छोटे छोटे इलाकों में भारत बढ़ जाता है, और वो छोटे छोटे इलाके में मेजरली 16 पार्ट या 16 समझ लीजिए कुनबे, 16 जो है झुंड बन जाते हैं, एक एरिया वाइज डेवलप हो जाते हैं, और उन्हीं 16 एरियाज़ को जो डेवलप हुए उनको महाजनपद कहा जाता है। आपको याद होगा कि जब अपन ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ते थे तो जो पूरी एरिया होता था, जो जनजाति होती थी, उसको जन बोलते थे या जना बोलते थे। जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और जब लेटर वैदिक पीरियड में आए तो उसी को जो है अपन ने जनपद कहा, जना से जनपद हुआ। और जब और समय बढ़ेगा, लेटर वैदिक पीरियड से जब अपन महाजनपद पीरियड में आएंगे, तो वही जो जनपद थी जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई थी, किस कारण हुई थी? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चर एक्टिविटी डेवलप होती गई थी, वहाँ का व्यापार बढ़ गया था, लोगों ने रहना सीख लिया था, औजार बनाना सीख लिए थे, ठीक है, पैसा, कोइनेज और ये सब चीज़ें आने चालू हो गई थी। तो जिसके कारण जो है भविष्य में जो है इतना ज़्यादा वो डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण जो है इसका नाम जो है फिर इसमें अपन ने देखा कि महाजनपद पीरियड तक कि वो जनपद से महाजनपद में ट्रांसफ़र हो गया वो नाम, ठीक है। इसको अपन ने देखेंगे, चालू करते हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिक इवेंट ये एक बार मैंने ब्रशअप करने के लिए रखा है आपको। अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि अपन ने सबसे पहले अपन ने ये वाला समय पढ़ा था, ठीक है ना, जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय जो है वो ये है, ये जो समय है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। 3300 BC से लेके लगभग 1700 BC तक का जो समय है। मोस्टली जो मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इस पीरियड में थी, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पुराने वीडियो में जाके आप एक बार देख लें अगर आपको जो है चीज़ें डिटेल में देखनी है तो। फिर उसके बाद अपन ने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा या ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा, जो अपन ने 1500 से 1000 BC का जो समय था। ये सब BC है ना, समय BC में लिखा जाएगा आपको, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से
1500 साल पहले, ईसा से 1000 साल पहले, ये जो 500 साल का पीरियड है ये ऋग्वेदिक पीरियड आता है। फिर उसके बाद 1000 से 600 लेटर वेदिक पीरियड कहा गया, और 600 से 325 BC तक को महाजनपद पीरियड कहा गया। और इसी पीरियड में एक दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो होगा बुद्धिज्म और एक होगा जैनिज्म। यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ये 300 से लेकर 600 के बीच में ही 500 भी आता है, ठीक है ना। तो 300 से लेकर 600 के बीच का जो पीरियड आया, ये 500 से 400 वाला पीरियड, इसमें जो है वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, और फिर जो है इसी 400 से 500 वाला ही जो पीरियड है ये गौतम बुद्ध का, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का जो है पीरियड रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे भारत में जो है अलेक्जेंडर जो है का इन्वेजन होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, ठीक है ना, सिकंदर महान का इन्वेजन होता है, और उसके कारण जो है बहुत सारे फिर पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। और इन महाजनपदों में से कुछ जनपदें उभर के आती हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट होती है मगध, और मगध में के बाद से ही उसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है, सब जो है चालू होगी, और उसके बाद ये सब चीज़ें आएगी, लाइन से आएगी। यहाँ तक का जो है अपने को दिमाग में भी रखना है कि ये यहाँ तक की चीज़ें अपने दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये क्रोनोलॉजी रहेगी। अभी अपन इस पे चल रहे हैं, इसके आगे देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बस इनको याद रखें, समय के अनुसार इसलिए लिख दिया मैंने ये एक स्लाइड में, ताकि अपने को थोड़ा सा ये रहे कि चल क्या रहा है, क्या क्या पढ़ लिया। तो ये 3 टॉपिक तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3, और अब ये कर रहे हैं चौथा, ये वाला समय चल रहा है, बस इतना याद रखें, ठीक है ना। इसको देखेंगे हम। तो भैया देखो कि महाजनपद वाला पीरियड क्यों आया, ठीक है ना, मतलब जनपद ही होती। लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज था, जो सभ्यता थी, जो एरिया होता था, ठीक है, उस एरिया को, मतलब अपने अगर ऐसा देखें तो प्रदेश होते थे, जो प्रदेश का नाम था वो जनपद कहा जाता था। तो जनपद से वो महाजनपद में क्यों कन्वर्ट हुई, ठीक है ना, तो इसका एक कुछ रीज़न है, ठीक है ना। जनपद से महाजनपद में कन्वर्जन जो हुआ वो क्यों हुआ, यह लिखा हुआ है। बाय द 6th century BC देयर वाज एन अप्रॉक्सीमेटली 22 डिफरेंट जनपद, ठीक है ना। जो 600वीं BC का जो समय था, उस समय भारत में कुछ 22 जो थी वो जनपद होती थी, जनपद, है ना, लेटर वैदिक पीरियड में जनपद बोलते थे। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक जो सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ, जिसके कारण आयरन टूल्स का प्रयोग होने लगा, किसमें, एग्रीकल्चर में और मिलिट्रीज में, सेना बनने लगी, युद्ध होने लगे। अलॉन्ग विद द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और कुछ रिलीजियस, धार्मिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक भी परिवर्तन के कारण महाजनपदों का जो है उद्गार हुआ, राइज हुए फ्रॉम द स्मॉल जनपद। तो वो 22 स्मॉल जनपद जो थी वो सब मर्ज हुआ के 16 महाजनपद फाइनल में उभर के आई। कुछ मर्ज हो गए होंगे, कुछ लड़ मर के मर गए होंगे, जो भी स्थिति है, ठीक है। तो पीपल गेट द स्ट्रॉन्ग एलिगेशन टू द टेरिटरी दे बिलोंग्स टू, ठीक है ना, जिस एरिया में थे उनमें स्ट्रॉन्ग आई। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एरा ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। ये जो पीरियड था जब जनपद से महाजनपद में सभ्यता कन्वर्ट हुई, लोग जो है या सिस्टम जो है कन्वर्ट हुआ, चीज़ें बदली, इसको बोलते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड। और पहला अर्बनाइजेशन का पीरियड कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला अर्बनाइजेशन पीरियड, और दूसरा जो है वो ये आ गया अपना महाजनपद का पीरियड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, 5 नंबर में, कि भैया महाजनपद के पीरियड को जो है सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड क्यों कहा जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें हो रही थी, इस वजह से जो है एक सभ्यता में परिवर्तन आया, लोगों के रहने में परिवर्तन आया, और वहाँ की सोशल इकोनॉमी चेंज हुई, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और बहुत सारे चेंजेस। क्या क्या चेंज आए थे वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करें, और ये एक कंप्लीट आंसर अपना बनेगा। ड्यूरिंग दिस दैट पीरियड द पॉलिटिकल सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन टू द ईस्टर्न साइड ऑफ इट। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं एक बार डायग्राम लेता हूँ, उससे भी आपको क्लियर होगी स्थिति। दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी जनपदें हैं भैया। एक मिनट ये सारी जनपदें हैं। ये अंग, वज्जी, ये पाटलिपुत्र लिखा है यहाँ पे, मल्ला, मगध, सबसे इम्पोर्टेंट मगध, वत्स, चेतिया, अवंती, उज्जैन, मत्स्य, सूरसेना, कुरु, पांचाल, कोसला, ये सारी जो थी इम्पोर्टेंट जो थी, क्या थी अपने पास, जो है ये वो थी, ठीक है ना।
तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे अपन कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है ना। गिन लो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 और 4 8 9 10 11 12 13, 13 ये हो गई, एक ये हो गई 14, ये हो गई एक 15 और ये हो गई एक 16। बात क्लियर है। टोटल 16 महाजनपदें थी। उनकी लोकेशन आप याद रखना, लोकेशन याद रखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये है इंडस नदी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय और अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड जो अपन ने पढ़ा है, अपन ने देखा था जो सभ्यता थी, जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो लोग रहना चालू करे थे, वो इंडस नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। ये अफगानिस्तान इधर होगा, पाकिस्तान यहाँ पर है, फिर अफगानिस्तान यहाँ है, ये भारत का ये पंजाब, राजस्थान, ठीक है ना। और ये पूरा जो है एरिया, मतलब पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरफ थी, है ना। ये भारत अगर आपको दिख रहा है तो वो उस तरफ थी। धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि उधर क्या हुआ कि लोग अब बढ़ने लग गए तो वो इस तरफ शिफ्ट हुए। क्यों शिफ्ट हुए इसका भी अपन ने कारण अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में डिस्कस किया है कि वाई द पीपल्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, इस तरफ क्यों जा रहे हैं, इस तरफ जाने के, और इस तरफ जाना संभव क्यों हुआ? वो संभव इसलिए हुआ क्योंकि लोहा मिल गया था, लोहा मिल गया था तो औजार बन गए थे, औजार बन गए थे तो उन्होंने जंगलों को काटना सीख लिया था, और काटने से, जंगल काटने से रास्ते बने, और रास्ते जैसे बनते गए। और इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे गंगा नदी है, ये गंगा नदी जा रही है, ये लिखा है गंगा, ये गंगा जा रही है, ये है ना, ये यमुना है, और ये आ रही है अपनी ब्रह्मपुत्र, ये चंपा नदी है, यहाँ पे चंपा, ये चंपा नदी है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। इस प्रकार से जो है पूरा डेवलपमेंट है। तो लोग क्या हुए, धीरे धीरे अर्ली वैदिक पीरियड का जो समय था, मतलब यूँ समझ लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऋग्वैदिक पीरियड जो 3300 से लेके जो 1500 वाला या 1700 वाला जो पीरियड था, यहाँ पर सभ्यता यहाँ पर इकट्ठा हुई और यहाँ पर लोगों ने आना चालू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी बहुत था, और पानी होने के कारण जो है लोगों ने यहीं पर, पानी आए वहीं पर रहेंगे। उस समय कोई ऐसी इकोनॉमी तो थी नहीं, रोड़े वोड़े थी नहीं, सब जंगल था, टोटल जंगल, कोई हाईवे नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं, कुछ नहीं, सब जंगल ही जंगल था, सब तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि ये सारी स्थिति हुई है अपनी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या हुआ कि धीरे धीरे सब, अब वहाँ पे चीज़ें हो गई, वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लग गए, तब उनको और जगह ज़्यादा चाहिए लग गई, तो वो इधर की तरफ बढ़े, लोहा भी मिल गया था। तो ये सभ्यता देखो अब इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और इधर गंगा नदी और मिल गई। पहले नहीं पता था कि इधर गंगा बहती है, जब ये लोग इधर आए ना जंगल काट के, तब पता चला कि अच्छा यहाँ तो और बड़ी नदी है, इससे भी ज़्यादा जो है एक लंबा प्लेन मिलेगा, उपजाऊ प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसके कारण जो है, और सिंधु और इनकी नदियों में क्या पानी बहुत आता था, और पानी बहुत आने के कारण वहाँ पे बाढ़ भी बहुत आती थी, बार बार वो नदियाँ अपना एरिया या जगह चेंज करती थी, रास्ते चेंज करती थी। तो उस चक्कर में जो है ये जब पानी आता तो लोगों को ही बहा ले जाता था। तो उस समय उसके कारण भी जो है लोग इस तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है ना। और गंगा का एरिया ये बहुत लंबा एरिया है, ठीक है ना, कुछ 2500 समथिंग किलोमीटर का गंगा का एरिया है। तो इतना लंबा 2500 किलोमीटर तक गंगा भारत में बहते हुए जाती है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 2500 किलोमीटर का एरिया, तो उनको गंगा के आसपास की जो ज़मीनें थी वो उपजाऊ थी, तो इसीलिए जितनी भी बड़ी फिर जो लोग इकट्ठा हुए, और जो नए नए कुनबे या जो शहर बनते गए, महाजनपदें बनती गई जहाँ लोग इकट्ठा होते गए, वो इसी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते बढ़ते इकट्ठा होते गए। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो जाएगा तो अपन आगे देखेंगे कि अब कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये मैंने डायग्राम में आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड द पॉलिटिकल सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू द इंडो गंगेटिक प्लेन की तरफ, गंगा के प्लेन की तरफ चला गया, ठीक है ना, टू द ईस्टर्न साइड ऑफ इट। ईस्टर्न साइड इस तरफ ईस्टर्न है, बंगाल की तरफ, ठीक है ना। दिस वॉज ड्यू टू द बेटर फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। बेटर ये क्यों हुआ, लोग इस तरफ क्यों बढ़े? क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। जिधर जितना ज़्यादा फर्टिलिटी उतना उधर उतनी ज़्यादा उपजाऊता, उधर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है ना, उतना अच्छा जीवन, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। एंड मोर रेनफॉल एंड रिवर, इस तरफ जाते जाते रेनफॉल भी ज़्यादा होती थी, रिवर भी ज़्यादा थी। आल्सो दिस रीजन वाज आल्सो क्लोजर टू द आयरन प्रोडक्शन एरिया। और इस तरफ भारत में जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं गंगा वाले प्लेन में, इस तरफ क्या था कि
ये वाला जो एरिया है ना, आपने पढ़ा होगा छोटा नागपुर का पठार और ये झारखंड और ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे लोहा भी बहुत मिलता है ना, लोहा यहीं से निकलता है। लोहे की खदानें भी हैं, ये जो भी खदानें मिलती, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये जो भी है, ये जो प्लेन था ये लोहा बहुल क्षेत्र के पास में आ जाता था। तो ऐसा भी माना, ये सब माना जाता है, ये ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि इनको लोहा का प्रोडक्शन में भी फ़ायदा मिलता हो, और मगध को इस सबसे बहुत फ़ायदा मिला था, है ना। मगध क्योंकि सब बिल्कुल इसी सेंटर पे था, और मगध इसीलिए सबसे ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वहाँ पे पानी था, भरपूर पानी था, उपजाऊता थी, ज़मीन में इतना ज़्यादा उपजाऊपन के जहाँ देखो वहाँ फसली फसल, ठीक है ना, लोहा मिल गया उनको, ठीक है, और उनके पास आर्मी इकट्ठी होने लग गई। धीरे धीरे उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम, लोग ज़्यादा इकट्ठे होने लग गए शहरों में, तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, और इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें हुई। अभी जो है मैं आपको 16 ही जनपदों का, जब महाजनपद पीरियड चल रहा था उस समय का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ये सारा सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे जब ये 16 जनपद हो जाएगी तो उनमें से केवल एक जनपद सबसे इंपॉर्टेंट उभर के आएगी, वो होगी मगध। ये सब गायब हो जाएगी और मगध के बारे में अपने को पढ़ना, और मगध ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ठीक है ना। बाद में पूरा भारत जो है मगध के अनुसार चलेगा, तो उस समय अपन मगध के बारे में डिटेल देखेंगे। परंतु अभी अपना मेन फोकस है 16 के 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना। क्वेश्चन आ सकता है किसी भी महाजनपद से, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और डिटेल में अपन चीज़ों को देखेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको कि भैया जनपद से महाजनपद नाम क्यों पड़ा, ये सब पड़ा। अब देखेंगे महाजनपद, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इसको इधर करना था, ठीक है। तो ये पढ़ रहे पर महाजनपद पीरियड 6th सेंचुरी BC। तो 16 महाजनपद कौन सी थी, जो मैंने अभी 16 नाम लिखवाए थे आपको, काशी, कोसला, अंग, मगध, वज्जी, माला, चेदी, वत्सा, कुरु, पंचलम, पांचाल, मत्स्या, सुरसेना, अस्कावंती, गांधार और खम्बोजा। ये हुआ, और ये सारी है, ठीक है ना। अपन ने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, एक तो इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि ये चीज़ें स्टैटिक है। स्टैटिक चीज़ों में क्या, जैसे अगर आप मूवी देखते हैं ना, तो वो मूवी 3 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर आप वो हो जाता है कि यार बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाते हैं। तो स्टैटिक चीज़ों को इसीलिए फास्ट पढ़ा जाता है, और पढ़ाया भी फास्ट ही जाता है, ताकि मज़े मज़े में पढ़ भी जाए, याद भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, और कंटेंट भी ज़्यादा डिलीवर हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ। थोड़ी सी स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्पीड जो यूट्यूब में आता है सेटिंग्स में, उसमें स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। और अगर तो ये आप कर सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। तो ये है, ये देखो आप, है ना। तो ये वापस से वही है, पर ये एरिया गंगा का एरिया है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ये गंगेटिक प्लेन है, ये गंगा नदी जा रही है, ये आई बात समझ में, इतनी लंबी गंगा नदी, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अब मैं 16 ही महाजनपदों को पढ़ा रहा हूँ, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा, उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको अपन देखेंगे, ठीक है। कंसाइज करने की कोशिश है, सारी की सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट और स्वीट में ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात की है। सबसे पहले अपन देंगे अंग, ठीक है। ये अंग था ना, यहाँ पे अंग करके एक महाजनपद थी। ये किस नदी के किनारे है, तो यहाँ नदी लिखी है, आपको दिख रही हो तो चंपा नदी है ये, है ना, चंपा नदी बोलते थे इसको। तो चंपा नदी के किनारे थी ये अंग, दिख रही है। और ये जो नदी है ना, ये वाली जिसके किनारे है, अगर ये आपको, मैं इसके बाद जो PPT आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको ये फोटो क्लियर दिखेगा। तो ये जो अंग है ये चंपा नदी के किनारे थी, इतना याद रखना बस, ठीक है। अब देखेंगे पहला महाजनपद है, पहली अंगा। कैपिटल क्या थी, तो इसकी जो कैपिटल थी वो भी चंपा ही थी, नदी के नाम पर ही शहर, मतलब राजधानी का नाम भी रखा था, जो थी चंपा। आज की तारीख में लोकेशन कहाँ है, तो ये मुंगेर और भागलपुर, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो कॉर्नर है अपना, ठीक है ना, ये बिहार और वेस्ट बंगाल का जो ये एरिया है, ये एरिया बिहार और वेस्ट बंगाल के उसमें पड़ता है आज की तारीख में। तो इस एरिया में वो अंग पड़ता थी। अब अंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, अंग महाजनपद फाइंड ए रेफरेंस इन द महाभारत और अथर्ववेद। अथर्ववेद और महाभारत में भी अंग डायनेस्टी के बारे में, या अंग महाजनपद के बारे में, डायनेस्टी नहीं महाजनपद, अंग महाजनपद के बारे में लिखा गया है और पढ़ा गया है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रोल ऑफ बिंबिसार, अच्छा बिंबिसार कौन था, तो मगध का जब राजा बनेगा, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना,
क्योंकि अभी जो है अभी अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें से एक चीज़ उठ के आएगी जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी। बहुत 16 अभी यूँ समझ लीजिए कि 16 सब्जेक्ट पढ़ना है, 16 सब्जेक्ट में से फिर एक सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट आएगा, उस एक सब्जेक्ट में भी एक चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट आएगा। तो जो ये वाली जो स्थिति है, मगध, ये मगध का राजा था बिंबिसार, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसार इट वाज टेकन अप बाय द मगध एम्पायर, ठीक है ना। और जब मगध आएगा, मगध ने सारी 16 जनपदों में सबसे एक उभर कर आई थी, तो मगध ने इसको टेक ओवर कर लिया था। इट्स कैपिटल चंपा, ये चंपा इसकी राजधानी थी, वॉज लोकेटेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा। और ये जो थी गंगा और चंपा के संगम है ना, चंपा जो है गंगा की सहायक नदी है, उन दोनों के संगम पे, जॉइंट पे ये चंपा शहर भी था। और ये चंपा शहर अंग करके जो महाजनपद थी उसका राजधानी थी। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, ठीक है ना। जहाँ पे नदियाँ आके मिलती हो तो कमर्शियल सेंटर बन ही जाता है, इस तरफ से भी लोग आ सकते हैं, इस तरफ से भी लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। एंड मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम हियर स्वर्ण भूमि साउथ ईस्ट इंडिया। स्वर्ण भूमि किसको बोलते हैं? थाईलैंड को आज की तारीख में, मतलब पौराणिक पहले बोला जाता था, थाईलैंड को जो है स्वर्ण भूमि बोलते थे। तो गंगा उधर से जो है थाईलैंड से भी लोग जो है यहाँ तक आ सकते थे और यहाँ तक व्यापार चलता था। तो ये हो गई भैया अपनी अंग करके महाजनपद। दूसरे देखेंगे मगध। मगध आपने देखी, मगध तो इम्पोर्टेंट है, ये है भैया मगध, ये लिखा है मगध, ये लिखा है मगध। क्लियर है? मगध। तो मगध के बारे में देखेंगे अब, अंग के पास में ही है ना, ये अंग है, अंग के पास में है मगध। ये पास पास दिख रही पर ये दूर है ना, कई किलोमीटर। मगध राजधानी राजगिरी, और जो आज की जो पटना शहर है, आज का पटना शहर ही राजगिरी था और वही मगध की राजधानी, आज का पटना शहर, ठीक है ना। मगध फाइंड मेंशन इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध के बारे में जानकारी मिलती है, इसके अंग के बारे में भी मिलती है और इसके बारे में भी मिलती है, ठीक है ना। विच कन्वे दैट मगध वाज द सेमी ब्राह्मण हैबिटेशन, जिससे ये पता चलता है कि मगध जो थी वो ब्राह्मण करके हैबिटेशन थी, वहाँ पे लोग ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे, सेमी ब्राह्मण, अर्ध ब्राह्मण। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार क्लोज टू अंगा। ये अभी वर्तमान में बिहार पटना में है, क्लोज टू अंग। अभी अपन ने फोटो में देखा था, अंग महाजनपद के पास में थी। डिवाइडेड बाय द रिवर चंपा, और चंपा नदी इसके बीच में से होते हुए जाती थी, शहर के बीच में से। लेटर मगध बिकम द सेंटर ऑफ जैनिज्म, और बाद में जो है मगध बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मगध को बहुत डिटेल में लूँगा। तो मगध जो है बाद में जैनिज्म का और बुद्धिज़्म का जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर उभर कर आएगा। मतलब जैनिज्म और बुद्धिज़्म मगध में सबसे ज़्यादा फैलेंगे। ऐसा क्यों फैलेंगे? क्योंकि किसी भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है पैसा, रोकड़ा, ठीक है, या कुछ भी बोले सहायता चाहिए होती, क्योंकि तभी तो आप धर्म का प्रचार कर पाएंगे। पैसा होगा, लोगों को खिलाने के लिए कुछ होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता था, जो धर्मगुरु हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, सरकारों से या राजा से जो है अनुग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप भी आइए और आप हमारे जो है इस काम, शुभ काम में कुछ दान दीजिए। जब राजा जब दान देगा तो अपनी एरिया में अपने इसका जो एरिया है उसी एरिया में जो है उसकी पकड़ रहती है। और जो मगध का राजा था वो सबसे बड़ा राजा इन सब में उभर के आएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो सारे धर्मों ने फोकस किस पे किया? मगध पे। और मगध पे और जहाँ से ज़्यादा पैसा आया वो लोग वहीं पर फैले। तो इसीलिए जो है मगध में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म अच्छे से फैला, बहुत अच्छे से। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में भी मैं मगध पढ़ूंगा और मगध खुद भी मैं अकेले में बहुत बड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप बस ये समझ लें कि ये ऐसे हुई होगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेंस दे चुके हैं 1-2 बार, तो आपको तो ये बड़ी सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी। जो चीज़ आपको नहीं पता उसको मेरे इससे नोट डाउन कर ले, एक बार मेरे से सुन लेंगे तो आपको लिखने में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, आपको अच्छी चीज़ें और भी मिल पाएगी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनको नोट्स बनाने का मैंने तरीका बताया है। और ये कंटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे मैं क्रोनोलॉजिकल पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हर चीज़ जो है बड़ी ईजीली उतर जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात यहाँ पर की गई, ठीक है ना। अब तीसरी जो है वो है काशी। काशी वही काशी विश्वनाथ मोदी जी वाला एरिया, पता ही होगा ना आपको। तो ये है काशी। काशी है बोले तो बनारस, ठीक है ना, आज का बनारस। राजधानी जो है काशी वो भी काशी थी, और आज का बनारस को ही काशी बोलते हैं। काशी विश्वनाथ वाला वही है।
अब देखेंगे, इट वॉज लोकेटेड ऑन इन वाराणसी। वाराणसी जो शहर है, बनारस भी जिसको बोलते हैं, ये सारी जो है, हालांकि जो रेलवे स्टेशन है ना वो बनारस नाम से नहीं है, वो वाराणसी नाम से है ना, याद रखना। कभी आप रेलवे का टिकट लेने जाओ, क्योंकि एक बार मैं गया था, मेरा AFSB का इंटरव्यू था, तो मैंने ट्रेन का टिकट सर्च किया तो मैं बनारस डाल रहा था, तो बनारस डाला तो बनारस तो आ ही नहीं रहा उसमें, बनारस क्या है। तो फिर सर्च मारा, फ़ोन वोन किया, पता किया, तो बोले बनारस नहीं भैया, वाराणसी डाला, वाराणसी सेंटर है, वाराणसी नाम से रेलवे स्टेशन पड़ता है। बनारस नाम से कोई छोटा मोटा होगा क्या पता, पर जो मेन जंक्शन है वो वाराणसी नाम से है वहाँ पे, ठीक है ना। तो कभी भी तुम जाओ वाराणसी तो वाराणसी डालना, अब उसमें IRCTC में या किसी और से भी जाओ तो, ठीक है ना। दिस सिटी इज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर वरुण। ये सिटी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे 2 नदियाँ थी, एक तो थी वरुणा और एक थी असी, तो ये हो गया वरुणासी, धीरे धीरे वो हो गया वाराणसी, ठीक है ना। और ये मत्स्य पुराण में इन दोनों नदियों का नाम था। काशी वाज कैप्चर्ड बाय कोसला। एक कोसला करके एक और महाजनपद है, उसने बाद में जो है इस काशी जनपद को कैप्चर कर लिया। कोसला के बारे में भी अपन देखेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर है वत्स करके, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। वत्स कहाँ है? हिला तो नहीं, 1 मिनट। ये है वत्स, ठीक है ना। और ये थी काशी, जो अभी अपन ने पढ़ी, बनारसी, ये लिखा है ना बनारसी, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे वत्स। तो ये है, ये वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और ये आज का जो इलाहाबाद शहर है, ठीक है ना, वो इलाहाबाद शहर में जो है ये आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। अब जो वत्स थी आल्सो नोन एज वस्मा, इसको एक वस्मा करके नाम से भी जाना जाता था, है ना। वैसे भी उत्तर प्रदेश में एक एक शहर के बहुत सारे नाम हो जाते हैं, 2-2 3-3 नाम हो जाते हैं, हो ही रहे हैं, बहुत सारे बदल भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा, कुछ नाम परिवर्तन किए गए हैं। तो वहाँ पे भी एक इसका जो नाम था वो वत्स भी था और वमसा भी था। दिस महाजनपद फॉलोड बाय द मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। दिस वाज द सेंट्रल सिटी ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर जो है इलाहाबाद जो शहर था बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये शहर या महाजनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देयर वाज ए प्रॉस्पेरस ट्रेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस ट्रेड होता था। बिजनेस scenario in the 6th BC. After the rise of Buddha, the rural Udayan made the Buddhism a state of religion. The capital was Kaushambi, which was the influence of the Ganga and Yamuna, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बुद्ध वगैरह ने भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इनका जो कौशाम्बी थी राजधानी, इसमें जो है अपने धर्म के बारे में बहुत प्रचार वचार किया, तो इस वजह से भी इस प्रकार का महाजनपद का इम्पोर्टेंस है। तो ये वत्स हो गई। अब इसके बाद में अगला देखेंगे अपन। अगली डायनेस्टी है कोसला डायनेस्टी। कोसला डायनेस्टी क्या बोलेंगे? तो कोसला डायनेस्टी, इसकी जो राजधानी थी वो थी शरावती, जो कि है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न भाग में, पूर्वी भाग में। इसके बारे में देखेंगे। इट वॉज लोकेटेड इन द मॉडर्न अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, जो आज का अवध जिला है, वहाँ पर जो है अभी चुनाव चल रहे हैं ना वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर उस एरिया में जो है यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप समझ रहे हो, पूरी सभ्यता ही जो है गंगा नदी के किनारे डेवलप हुई, और पूरी गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के और बिहार से निकलती है मैक्सिमम, और भी बहुत सारे राज्यों में जाती है, पर मैक्सिमम जो एरिया वो भारत में कवर करती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए जाती है। इसीलिए जो बिहार और उत्तर प्रदेश में है ना, क्योंकि पहले भी क्या होता था, आपने देखा होगा कि लोग जो है, सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे बसती थी, और नदियों के किनारे ही लोग इकट्ठा होते जाते थे और जनसंख्या बढ़ती थी। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी, आज भी पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी है। नदियाँ होंगी तो लोग आएंगे, क्योंकि सारी सभ्यता ही वहीं पे, बहुत सारे काम हो जाते हैं नदी से। पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इस जीवन में। द एरिया इंक्लूड द अयोध्या
इसमें अयोध्या भी आता है इसके एरिया में। एन इम्पोर्टेंट सिटी एसोसिएटेड विद रामायण, रामायण में ये सब तो आपको पता ही है, रामायण में जो अयोध्या का जिक्र है। कोसला आल्सो इंक्लूडेड द ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी ऑफ द साक्या ऑफ कपिल वस्तु। इस कोसला में, ये मैंने यहाँ बुद्ध इसीलिए लिखा है, इस कोसला जो ये एरिया था, इस कोसला में एक ट्राइबल जो थी, एक जनजाति थी, ट्राइबल जनजाति जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम था साक्य, ठीक है ना। और ये कपिल वस्तु नामक एरिया में, ठीक है ना, कपिल वस्तु में थी, ठीक है ना। और इसी में एक शहर था लुम्बिनी, और लुम्बिनी आपको पता होगा भगवान बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध, उनका जो है बर्थ प्लेस है। तो मतलब गौतम बुद्ध का जो यूँ समझ लीजिए जन्म है वो इसी महाजनपद में हुआ था। वन लाइनर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट किंग क्या कौन था, तो प्रासंजित था, जो बाद में बुद्ध के कंटेम्प्रेरी बने। ये राजा मैंने अभी लिख दिए हैं, जब मैं डिटेल में बताऊंगा कौन सा, जब मगध के, जब मैं राजा की क्रोनोलॉजी पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो आपको ये सब चीज़ें और वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगला जो ये आया सुरसेना, सुरासेना। ये आजकल का जो मथुरा एरिया है, आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन वाला वो एरिया, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। मथुरा तो बहुत लोग गए भी होंगे। दिस प्लेस वाज द सेंटर ऑफ कृष्णाज वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगास्थनीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा होती है, तो सदियों से होती हुई आ रही। तो मेगास्थनीज जब भारत में आया था तो उस समय जो है यहाँ पे कृष्णा वर्शिप होती थी। आल्सो देयर वाज अ डोमिनेंट फॉलोवरशिप ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गए थे। इंपॉर्टेंट किंग कौन था, अवंतीपुर, जो कि बुद्ध का शिष्य था। इट द कैपिटल मथुरा वाज ऑन द बैंक ऑफ यमुना, और जो मथुरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे है, ये आपको पता है। तो ये शिवसेना के बारे में हुआ। फिर अगली जानकारी, अगला है पांचाल। तो पांचाल में क्या है, ठीक है ना, ये तो इसकी राजधानी थी अचित्रिया और कंप्लिया, ठीक है, इनके नाम ऐसे थे। और आज की तारीख में ये कहाँ है, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, पंचला। इट्स कैपिटल ऑफ फॉर द नॉर्दर्न पंचला वाज, ये दो जो नॉर्थ वाला एरिया था पंचला का। पंचला को एक बार अपन फोटो में देख लेते कि भैया कहाँ है, तो उससे थोड़ी सी स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी पंचला कहाँ पर गया भैया, ठीक है। तो ये है पंचला, पंचला जो भी बोलना है, ठीक है ना, पांचाल। तो ये वाला जो एरिया आप देखेंगे ये दो भागों में है ना, नॉर्थ और साउथ। ये वाला एरिया, ये अपन इसके बारे में देखेंगे। मैं वापस से उस स्लाइड पे लेता हूँ, कंटेंट वाली पे। द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न पंचला, ऊपर वाला जो एरिया पंचाल का ऊपर वाला, वाज एची चतरा, मॉडर्न बरेली, जो बरेली है वो आज का बरेली वहाँ का था। और कंप्लिया जो मॉडर्न फरुखाबाद है फॉर इट साउथर्न रीजन। तो जो ऊपर वाले एरिया था उसकी राजधानी थी अपना बरेली, और जो नीचे वाला एरिया था महाजनपद का उसकी राजधानी थी भाई साहब फर्रुखाबाद, ठीक है ना। द फेमस सिटी कन्नौज, ठीक है ना। अभी चौथे चरण का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, कन्नौज वाली जो सीट है उस पर योगी जी और कौन है, अखिलेश यादव, ये दोनों जो हैं सभा करी। टीवी पे देखा मैंने भी, आप लोगों ने भी देखा होगा। चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी जोर शोर से। द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वाज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पंचला। लेटर द नेचर ऑफ द गवर्नेंस शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्ची टू रिपब्लिक, ठीक है ना। मोनार्ची से जो है रिपब्लिकनेस की तरफ जो है शिफ्ट हुई। ये क्यों हुई, क्या हुई, ये सब मैं इसका जब सोशल सिस्टम पढ़ूंगा ना तो उसमें आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है सब। अगली जनपद है कुरु जनपद, देख लेते हैं। कुरु जनपद इंद्रप्रस्थ है ये, ठीक है ना। मेरठ और साउदर्न हरियाणा है ना, ये दिल्ली वाला एरिया है ये मोटा मोटा, ठीक है ना, दिल्ली और उसके आसपास वाला एरिया है। तो कुरु जनपद का नाम था, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ तो एक मेट्रो स्टेशन भी आपने देखा होगा, कभी गए होंगे तो, नहीं भी देखा हो तो पता हो, ऐसे पता होना चाहिए कि इंद्रप्रस्थ एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है आपको पता होगा। ये एक और ये मेरठ और जो साउदर्न हरियाणा है, हरियाणा का साउथ में तो दिल्ली पड़ता है, तो ये जो एरिया है आज का दिल्ली मान लो आप, उसके आसपास है ना। द एरिया अराउंड द कुरुक्षेत्र वाज अपेरेंटली साइट फॉर द कुरु महाजनपद, ठीक है ना। इट मूव टू बी अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। द एरिया अराउंड द कुरुक्षेत्र वाज अपेरेंटली द साइट ऑफ द कुरु महाजनपद. It moved to a republic form of governance. The epic poem The Mahabharata tells of the conflicts between the two branches of the Rizam Kuru clan. ठीक है ना. तो ये वही एरिया है भैया जहाँ पे कुरुक्षेत्र हुआ. कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत, महाभारत मतलब कौरव और पांडव, कौरव और पांडव के बीच में दो क्लैन या दो कुनबे जो आपस में लड़े, उसी पे एक महाकाव्य बना, एपिक बना, जिसे महाभारत कहा गया, वेद व्यास वाला.
ठीक है ना, और उसी पे जो है ये कुरु जनपद में ही था। मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, मतलब पूरी इतिहास अपन ने सामने है ये। फिर आता है चेदी डायनेस्टी। सॉरी डायनेस्टी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि डायनेस्टी बहुत सारी आएगी ना, तो अभी डायनेस्टी नहीं अपन पढ़ रहे महाजनपद। तो चेदी महाजनपद जो है वो सोथीवती जो है इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड वाला जो आज का बुंदेलखंड है वो इसका एरिया था, आज का बुंदेलखंड। दिस वॉज सिटेड ऑन द ऋग्वेदा, ये ऋग्वेद में भी था। इट लोकेटेड इन द प्रेजेंट बुंदेलखंड के रीजन में है। यहाँ का किंग था वो शिशुपाल था। ही वाज किल्ड बाय द वासुदेव कृष्ण ड्यूरिंग द राजसूरी सैक्रिफाइस ऑफ द पांडव किंग। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी कि ये बुंदेलखंड वाला जो अपना एरिया है, ठीक है ना, ये सब उत्तर प्रदेश वाले एरिया हैं। तो बुंदेलखंड वाले जो एरिया है उस एरिया में जो है जो सभ्यता या महाजनपद पनपी उसे कहा गया चेदी जनपद। उसके बाद है अवंतिका, है ना, अवंती, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी में रहते हो तो आप उज्जैन को जानते होंगे, ठीक है ना। महाकाल मंदिर भी है वहाँ पे, और नदी भी है, शिप्रा वगैरह नदी भी है। और एक ज़माने में जो है नदियों के किनारे सभ्यता पनपी। तो जो मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता जो उभर के आई है और जो बड़ा शहर कहा जा सकता है वो था अवंती। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, है ना, महिष्मती। ये एरिया कहाँ पड़ता है? मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन वाला अपना वाला एरिया इंदौर और ये वाला एरिया जो पड़ता है ये सब मालवा में आता है। अवंती वॉज सिग्निफिकेंट इन रिलेवेंट टू द राइज ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है ना। ये अवंती जो है बुद्धिज़्म के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है उभरने में। द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड एट उज्जैनी नॉर्दर्न पार्ट एंड महिष्मती, ठीक है ना। तो दो भाग थे, अवंतिका के भी दो भाग थे। जो ऊपर वाला था इसकी राजधानी थी वो उज्जैनी थी, उज्जैन थी, और नीचे वाले की थी महिष्मती, ठीक है। इंपॉर्टेंट किंग क्या था? प्रद्योत, फादर इन लॉ ऑफ रोडाइन। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। क्लियर, इतना आगे देखेंगे। अगली जो है गांधार और कंबोजा, ये ऊपर थी, है ना, याद होगा आपको, ऊपर थी ये रावलपिंडी, ये वहाँ होगी, मतलब ये पाकिस्तान, भारत के थोड़ा सा बाहर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, गंधार और कंबोज, है ना, ये दो चीज़ों की बात चल रही है, गंधार और कंबोजा। मैं इसको फोटो में देख लेते हैं ताकि इसको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये है गंधार और कंबोज, इंडस के ऊपर। तो ये एरिया जो है ना पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, है ना, क्योंकि भारत तो यहीं तक है, यहाँ तक ये। ठीक है ना, तो ये भारत तो यहीं तक है। तो ये जो इंडस नदी है, ये कंबोजा और गंधार के बारे में दो चीज़ें हैं। तो इंडस की भी उधर है ये, बाकी सभ्यता इधर, ये दो उधर पनपी, ठीक है ना। ठीक है, तो गांधार जो था, गांधारी, तो गांधार वाला कौन है? तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये जो है अपना तक्षशिला में, और उस ज़माने में गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और ये आज का जो रावलपिंडी शहर है पाकिस्तान में, वहाँ पर स्थित था ये महाजनपद। द गांधार इज साइटेड इन द अथर्ववेद, ये अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। ये इसलिए लिखा गया है कि कभी गांधार के बारे में 3 नंबर में या 5 नंबर में आ जाए तो आपके पास 3 और 5 नंबर का कंटेंट हो, ठीक है ना। तो ये 3 और 5 नंबर के हिसाब से लिख दिया गया है ताकि आपको जो है, क्योंकि 11 नंबर में जो आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं ऐसे वाले, ठीक है ना। तो कभी भी आपसे वो एक सभ्यता में 11 नंबर का नहीं पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि भैया इनका सोशल सिस्टम बताओ पूरी महाजनपदों का, या जो है उनका इकोनॉमिकल सिस्टम बताओ, या उनका जो है सोशल सिस्टम डिस्कस करो, या जो है इनका पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करो, या जो है वहाँ की एग्रीकल्चर डिस्कस करो। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है 200 वर्ड्स में आते हैं। सिंगल जो है वो 2, 3 या 5 नंबर में जाहिर सी बात है आ भी सकता है, या आया भी होगा। प्रीवियस ईयर में देख लेना, हमेशा पेपर प्रीवियस ईयर खोल के बैठे, कंटेंट जो है अपने को अगर स्टडी कंसाइज करनी है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो केवल एक तरीका है। क्या तरीका है? जो सिलेबस है वो रटा हुआ होना चाहिए दिमाग में, और कुछ रटे ना रटे सिलेबस अगर दिमाग में रहेगा ना तो आप फोकस से पढ़ोगे, नहीं तो बहुत ब्रॉड है ये तो चीज़ें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। पूरी सभ्यता है ये तो, पूरे शहर चले हजारों कई 100 सालों तक, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे कि हर अपने साल करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो तो हर साल कितना करंट अफेयर हो जाता है, ढेर सारा,
ठीक है ना, उन याद ही नहीं कर पाते, इतना करंट अफेयर्स हो जाता है। तो ये तो कई 100 सालों तक चली है सभ्यता, यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ होगा और क्या क्या हुआ होगा। तो इसलिए जो है सिलेबस को दिमाग में रख के पढ़ें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें, बेवजह चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, पर ये है यूँ है कि अगर मान लो अगर आपने फालतू चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दे दिया ना, तो जो ज़रूरी चीज़ें उस पर कम समय देंगे, वो तैयार अच्छे से नहीं होगी, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी आपको अच्छा लगता पढ़ना तो पढ़ो जो पढ़ना। गांधार टेक्सटिला रावलपिंडी, गांधार जो है ये आगे, पीपुल वर हाईली ट्रेंड द आर्ट, ठीक है ना। गांधार के लोग जो है बहुत लड़ाई में, आर्ट वार की जो लड़ाइयों में जो है बहुत ज़्यादा सक्षम थे। इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटी, और जो इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी था। जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट किंग था वो था पुष्कर सैंड्रीन। गांधार वॉज द कन्क्वेयर्ड बाय द पर्शियन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 6th सेंचुरी, है ना। और ये तो ऊपर था सिंधु नदी के ऊपर, तो पर्शिया से जब लोगों ने अटैक किया तो गांधार पे कब्जा कर लिया, ये बात बोली गई है। इतना समझ में आया। अगला देखेंगे, अगला है कंबोजा, ये भी गांधार के वहीं था, ऊपर सिंधु नदी के ऊपर, पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये है पूंछ जिला जो है, ये पूंछ जिले में आता है। राजौरी और हजरा, आज का जो राजौरी जिला है और हजरा जिला है, वहाँ पर आपको ये महाजनपद मिलेगी। इट इज़ सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ कश्मीर और हिंदुकुश की पहाड़ियाँ हैं ना अफगानिस्तान में, उस एरिया में है आज। सेवरल लिटरेरी सोर्स मेंशन दैट द खम्बुजा वाज अ रिपब्लिक, ये जो एक रिपब्लिक शहर था या महाजनपद थी। खम्बुजा हैड एन एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्स, और वहाँ के जो घोड़े होते थे वो एक नंबर होते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। फिर अगला जो आ जाता है वो आ जाता है वज्जी या वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद राजधानी वैशाली, और ये आज का जो है बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर वज्जी डेवलप हुई है, ठीक है ना। तो ये अगर आप वज्जी और माला, इन दोनों का नाम याद रखो, फोटो में देख लेते हैं फिर फटाफट इधर आ जाएंगे। वज्जी कहाँ दिख रही है आपको? वज्जी दिख रही है, ये है वज्जी, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है मल्ला माला जो भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों अब अपन देख रहे हैं, याद रखना, ये दोनों मगध के ऊपर, काशी के ऊपर, अंग के ऊपर वज्जी और माला। ये है बिहार वाला एरिया, ठीक है ना, और ये है माला उत्तर प्रदेश वाला एरिया। करें वापस से स्लाइड चेंज। आ गए। वज्जी बिहार वाला एरिया। इट इज द कैपिटल ऑफ वज्जी वाज वैशाली, ठीक है ना, कैपिटल वैशाली थी। द मेन रेस रेसिडिंग इन द महाजनपद वाज लिच्छवी, और यहाँ पे एक लिच्छवी नाम का जो है एक जनजाति या रहती थी, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ जनजातियाँ कैसी, एक तो लिच्छवी, विधान, जंत्रिका और वज्जी, 4 प्रकार के लोग हो रहे यहाँ पे रहते थे। नॉर्थ ऑफ द गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरुत वाज द स्टेट ऑफ वज्जीज। इट इंक्लूड द 8 क्लान, और यहाँ पर 8 क्लान या 8 जो है कुनबे यहाँ पर इस एरिया में रहते थे। और 8 का नाम आपको पता होना चाहिए। लिच्छवी था जिसकी कैपिटल थी वैशाली, विधान कैपिटल थी मिथिला, जंत्रिका कैपिटल थी कुंडलपुर, फिर है ये थी महावीर जो थे वो जंत्रिका क्लान के थे, ठीक है ना। और ये जो इसको अजातशत्रु ने हराया था, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो राजा के नाम आ रहे हैं ना, ये मैं इसलिए अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब मगध पढ़ाऊँगा ना तब मैं इनको डिटेल में पढ़ूंगा। अभी इनके बारे में एक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो अभी इनके बारे में बताऊँगा तो फिर समय इसी में निकल जाएगा। अभी अपना मेन फोकस है कि कहाँ पर थी लोग महाजनपद, उसकी कैपिटल क्या थी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस समय थी उसके बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। फिर अगला आएगा माला, है ना, देखा था ना अपन ने, कहा था ये था कुशीनारा में इसकी कैपिटल थी, ठीक है ना। देवरिया उत्तर प्रदेश का जो एरिया है देवरिया, वहाँ पर ये सिचुएटेड थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इट फाइंड द रेफरेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन टेक्स्ट एंड महाभारत। जो माला है, जो कुशीनारा है, इसका जो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में अपने को बुद्धिज्म, जैन और महाभारत में सब में जानकारी मिलती है। ये एक रिपब्लिक शहर था। देयर कैपिटल वाज कुशीनारा सिचुएटेड अराउंड द प्रेजेंट डे देवरिया इन द उत्तर प्रदेश। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के देवरिया वाले एरिया में यहाँ की थी ये। इस टेरिटरी टेल्स द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द वज्जी स्टेट, जो है ये वज्जी को टच करता था एक तरफ से। कैपिटल वर कुशीनारा एंड पावा, 2 कैपिटल होती थी, एक तो कुशीनारा और एक पावा। बोथ द कैपिटल आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म।
पावापुरी और कुशीनगर, है ना, कुशीनगर पढ़ा होगा ना आपने, कुशीनगर और पावापुरी, ये दोनों बहुत दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी शहर थे इसके। द बुद्धा टूक हिज लास्ट मील एट पावा, जो बुद्ध ने अपना आखिरी खाना जो था वो पावा में खाया था, और उसके बाद महापरिनिर्वाण के लिए वो कुशीनगर गए थे, है ना, महापरिनिर्वाण बोले तो मोक्ष, ठीक है ना। तो ये बुद्ध का जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ साइकिल थे उनके, ठीक है ना, कुछ जब उनके जीवन से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जन्म हो गया, शिक्षा हो गई, उसके बाद जो इनको निर्माण या मोक्ष प्राप्त हुआ, उन एक एक चीज़ को जो है उन्होंने डिटेल में कुछ नाम दिए गए हैं ताकि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण का मतलब वो एंड में जो है कुशीनगर में जाके उनका वो जो हो गया था वो अपने आप को उन्होंने विलीन हो गए थे वो। तो उस प्रकार से जो है ये चीज़ें अपने को याद रखनी, कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गई थी। ये सब चीज़ें जो है अपन ने देखी। अगला जो है मत्स्य और एक है असाका, इन दोनों को मैं फ़ोटो में दिखा देता हूँ, फिर इनके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो फोटो में देख लेते हैं मत्स्य और असाका कहाँ कहाँ पर है भैया। तो ये है मत्स्य और असाका कहाँ गई, ये है असाका। तो असाका तो ये आप समझ लो महाराष्ट्र और उसके एरिया में पड़ रही है, आज के महाराष्ट्र और ये जो मत्स्य है ये आजकल के समझ लो आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो कोलैबोरेशन है, गुजरात, उस एरिया में पड़ रही है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। मत्स्य और अस्का ये यहाँ से अपना महाराष्ट्र वगैरह चालू हो जाता है इस एरिया में, तो महाराष्ट्र वाले एरिया में मोटा मोटा है ये, ठीक है ना, क्योंकि उस ज़माने में राज्य तो होते नहीं थे, तो अपन उसको कंसिडर कर रहे हैं ताकि ये दिमाग में रहे कि कौन सी राजधानी कहाँ पर थी, ठीक है। इसको देखेंगे अपन। मत्स्य जो बीच में थी, ठीक है ना, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाला उस पॉइंट पे थी, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज का जयपुर है, वही अपन जो बात कर रहे थे जयपुर में है। इट वॉज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पंचलास एंड साउथ ऑफ कुरूज, ये कुरूज और पंचलास के आसपास ये सभ्यता महाजनपद थी। द कैपिटल वाज द वीरातांगरा, मॉडर्न बैरट, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड अराउंड द प्रेजेंट डे जयपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो एरिया राजस्थान का, वहाँ पर जो है ये सभ्यता यहाँ महाजनपद पनपी थी, और इसका जो फाउंडर थे वो थे विराट, ठीक है ना, उसी के नाम पे विराटनगर नाम रखा गया था। अगली जो है वो है असाका, इसको अश्मक भी बोलते हैं, ये प्रतिष्ठान करके यहाँ पे राजधानी थी, और ये गोदावरी नदी, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो गोदावरी नदी के उस पर थी है। द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वाज लोकेटेड ऑन द प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यहाँ की राजधानी थी, उसको उस समय प्रतिष्ठान बोलते थे। इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे थी ये। इट वॉज द ओनली महाजनपद सिचुएटेड ऑन द साउथ, और आखिरी में अपन ने देखा था केवल यही महाजनपद है जो सबसे नीचे थी साउथ में, बाकी सब गंगा ऊपर वाली है, उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास वाली, ठीक है ना। और इसने क्या किया था, विंध्याचल रेंज को भी टच किया था, जो मध्य प्रदेश और उसके नीचे जो विंध्याचल रेंज है ना। एंड वाज द दक्षिणापथ, ठीक है ना, और ये दक्षिण पथ में थी। इट इंक्लूड द रीजन ऑफ प्रतिष्ठान और पैथन, और ये जो है प्रतिष्ठान और पैठन वाले रीजन्स को कवर करती थी। तो ये जो है मैंने आपको 16 जनपद के बारे में